साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है इकोनॉमिक्स की तीसरी क्लास और इस थर्ड क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के तीसरे पोर्शन को और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मिस हो गए थे पहले दो क्लासेस में उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। पिछली क्लास में साथियों हमने स्टार्ट किया था कि डिमांड क्या है और डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या है। देखो, एक्सेप्शन का मतलब होता है जो गिवन स्टेटमेंट है उसके बिल्कुल ओपोजिट कोई बात हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी हो। तो सबसे पहले तो हमें ये तो मालूम हो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी डिमांड के लिए जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं उसके लिए जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांडेड कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसके लिए क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाते हैं तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। देखो, सीधी सी बात है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया, कोई एप्पल के प्राइसेस मान लो पहले 40 रुपये पर किलोग्राम आपको मिल रहा था, ठीक है, प्राइस बढ़ के 100 रुपीज़ हो जाता है। इनकम लेवल आपका वही है, मतलब अभी भी आपके पास खर्चे करने के लिए 40 रुपये ही हैं। तो क्या अभी भी आप 1 किलो ही खरीदोगे? नहीं खरीद पाओगे ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहोगे कि कोई बात नहीं, जब प्राइसेस कम होंगे तब खरीदूंगा, आज के लिए तो एप्पल नहीं खरीद सकता मैं, ठीक है। जैसे ही प्राइसेस कम हो जाते हैं, मान लो कि 40 रुपये किलोग्राम आपको मिल रहा था, अब प्राइसेस एप्पल के 40 से हो जाते हैं मान लो 10 रुपये किलो, तो आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे इसको। क्यों? क्योंकि आपको वो टाइम भी याद है जब प्राइसेस बढ़ चुके थे तो आपने खाया ही नहीं था एप्पल। अब क्योंकि प्राइसेस कम हो गए तो 2 किलो ज़्यादा खरीद के ज़्यादा कंज्यूम करोगे। सो दिस इज़ बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है साथियों वेबरन गुड्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत लग्जरी है, ठीक है, जो कि बहुत लग्जरी है, जहाँ पे अगर इनके प्राइसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा ही लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, सोसाइटी में एक आपकी वैल्यू बन जाती है, एक प्रेस्टीज जो है वो आपका बन जाता है। एग्जाम्पल, डायमंड बहुत कम लोगों के पास होता है। डायमंड का प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोग इसको प्रोसेस करेंगे। लग्जरी कार्स, देखो कहने के लिए तो सभी कार ही हैं, लेकिन कुछ लोग लग्जरी कार को पोजेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और क्योंकि बहुत कम लोगों के पास होता है। तो जितने कम लोगों के पास होता है उनको लगता है कि वी आर वेरी यूनिक, वी आर डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट, ठीक है। चलो, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस में आते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है साथियों कि कुछ बहुत ही नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनमें अक्सर हमें देखने को मिलता है कि अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर इनके प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं मान लो, तो इनके लिए जो डिमांड है वो कम नहीं होती, या तो उतनी ही रहती है या थोड़ा सा और बढ़ जाती है, क्योंकि वो चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ें तो वैसे भी हम नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे इनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, जैसे जैसे इनके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो इसके लिए जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे इसको समझे ध्यान से, एग्जांपल है वीट एंड राइस। देखो, वीट का प्राइस अगर बढ़ता है, वीट का प्राइस अगर बढ़ता है तो अब ये तो है नहीं कि आप इसको खरीदना ही बंद कर दोगे, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है ना। दीज आर ऑल नेसेसिटी गुड, गिवन गुड्स आर बेसिकली नेसेसिटी गुड, जो कि आपकी ज़रूरत है। वीट एंड राइस जो है स्टिपल फूड है, ये ज़रूरत है। तो प्राइसेस अगर बढ़ भी जाता है तो आप इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं करते हो, या तो उतना ही होता है या फिर और भी आपको क्या पता बढ़ाना ही पड़ जाए, ठीक है। फिर जैसे इसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, इसके प्राइसेस कम हो जाते हैं मान लो, ठीक है, बाकी सभी चीज़ों के प्राइसेस मान लो कि उतने ही हैं या उनके भी कम हो जाते हैं मान लो, तो आप क्या करोगे? फिर आप इनका कंजम्पशन धीरे धीरे कम कर दोगे, ठीक है, इनका कंजम्पशन आप धीरे धीरे कर दोगे। आपको ये लगेगा कि वीट की रोटियां तो बहुत खा ली हैं, अब नान खा के देखते हैं, ठीक है, अब हम कुछ और अलग चीज़ें जो हैं उसकी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनको साथियों हम क्या कहते हैं? गिफन गुड्स। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम कहते हैं कि जैसे किसी अगर प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसके लिए जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन गिफन गुड्स में भी ऑपोजिट है, अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है, अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है, या इतना बिल्कुल कांस्टेंट ही है या तो चेंज ही नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो ये भी तो एक्सेप्शन हो गया ना। इसको क्या कहते हैं? गिफन गुड्स कहते हैं साथियों, ठीक है। अब कुछ टॉपिक है जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ इलास्टिक है, ठीक है, मतलब मान लो कोई चीज़ इतनी है,
ठीक है, आप इसको जैसे जैसे स्ट्रेच करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलास्टिक हुआ, मतलब कि ये चेंजेबल है, उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक है। तो डिमांड भी इलास्टिक है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, मतलब कि फ्लक्चुएबल है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि आपका जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है किसके चलते, किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने के चलते या आपकी इनकम में चेंज आने के चलते। इसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं, अब एग्जाम में तो नहीं आएंगे, खैर आपको मालूम होना चाहिए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कि जैसे मान लो कि कुछ प्रोडक्ट ए है, कोई प्रोडक्ट बी है, ठीक है। तो इसके प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो इसके डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब हम डिमांड को स्टडी करते हैं दो प्रोडक्ट्स के बीच में, इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ, तो ऐसे जैसे मान के चलो कि ये प्रोडक्ट है ए, इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इसके प्राइस बढ़ने के चलते अगर बी का डिमांड बढ़ जाता है इसको खरीदने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। डिराइव डिमांड क्या होता है, तो डिराइव डिमांड का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी जो आप डिमांड कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव डिमांड। जैसे कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, तो बिल्डिंग ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ईंट लगा के बना दोगे, आपको सीमेंट भी चाहिए, ठीक है, आपको पेंट भी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो जो बहुत सारी चीज़ें उसको क्या कहते हैं, डिराइव डिमांड कहते हैं, ठीक है। मतलब आपने डिमांड तो की बिल्डिंग बनाने की, तो आपने डिमांड रखी बिल्डिंग बनाने की, इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑटोमेटिकली बिल्डिंग बन जाएगा, उसको बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत आपको चाहिए, लोहा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं इनको क्या कहते हैं, डिराइव डिमांड। डिमांड थी बिल्डिंग की, लेकिन दूसरी चीज़ें हैं जो है बिल्डिंग का जो डिमांड था उसी से दूसरी चीज़ें हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स में टर्म आते हैं साथियों, नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़। तो नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की यूटिलिटी को तभी यूटिलाइज कर पाओगे अगर वैसी चीज़ें दूसरे लोगों के पास भी हो, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मान लो कि आपने कोई वीडियो गेम परचेज़ किया और खेलने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, अकेले खेल नहीं पाओगे, तो उस वीडियो गेम का कोई बेनिफिट ही नहीं है। मान लो कि आपके पास कीपैड वाला फ़ोन है, उसमें कोई गेम नहीं चलता, कोई गाने नहीं चलते, आपने खरीदा है सिर्फ कॉलिंग के लिए, तो अगर दूसरे किसी इंडिविजुअल के पास फ़ोन ही नहीं है तो उस फ़ोन का कोई यूज़ ही नहीं है। आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक हो। तो जहाँ पे आपका यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करने के लिए दूसरे पर्सन के अवेलेबिलिटी पे अगर डिपेंड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं, ठीक है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। वेंट वीगन इफेक्ट क्या होता है। देखो, वेंट वीगन इफेक्ट इकोनॉमिक टर्म है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी एग्जाम में पूछा जाए, बट स्टिल पता होना चाहिए वेंट वीगन इफेक्ट क्या है। तो देखो, कुछ लोग होते हैं ट्रेंडी, जो फैशन में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसी कोई नई चीज़ है, नया मोबाइल आ गया, नया ईयरफोन आ गया, नया लैपटॉप आ गया, नए ड्रेसेस आ गए, तो वो क्या करते हैं, झट से उसको खरीद लेते हैं। तो ऐसे लोग जो है इस तरीके की जो डिमांड करते हैं उसको क्या कहते हैं, वैंड वेगन इफेक्ट के चलते ये डिमांड जो है ये अराइज होती है, ठीक है। स्नोब इफेक्ट क्या होता है, तो स्नोब इफेक्ट जैसे हमने वेबलन गुड्स पढ़ा था, तो वही कुछ कुछ वैसा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं जो कि अपने आप में बहुत यूनिक हो, जैसे विंटेज कलेक्शंस हो, ठीक है। तो ऐसी जो डिमांड रखने वाले जो लोग हैं, ये होता है ड्यू टू स्नोब इफेक्ट, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि ये बैंड वेगन, ये स्नो, ये क्या कैसे कैसे शब्द हैं, मतलब तो पता चल गया, पर ये क्या है। तो मोस्ट लाइकली ये इकोनॉमिस्ट के नेम है, तो घबराना नहीं है, ठीक है जी। चलिए, देन टाइप्स ऑफ गुड्स, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड का क्या मतलब हुआ कि आपके पास दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, एक के एब्सेंस में, एब्सेंस का कोई भी रीज़न हो सकता है, आप दूसरे को यूज़ कर सकते हो, इसको क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट गुड। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, ठीक है, मतलब सब्सटीट्यूट कैसे हो गए। अच्छा, आप किसी कैंटीन में जाते हो किसी दिन और आपने ऑर्डर किया कि हमें चाय पीनी है, और फिर अंदर से आवाज़ आई कि चाय अवेलेबल नहीं है, फिर आप क्या कहते हो, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप यही कहोगे ना, कॉफ़ी है कि नहीं, तो वो कहते हैं ये कॉफ़ी इज़ अवेलेबल, तो बस फिर आप कॉफ़ी ले लेते हो। तो सब्सटीट्यूट गुड का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीज़ें जिसको कि एक के एब्सेंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ऐसी सिचुएशन में कि अगर प्राइस जो है सब्सटीट्यूट गुड्स का इंक्रीज़ हो जाता है तो दूसरे चीज़ का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि टी के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि कॉफ़ी की जो डिमांड है बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि यूजुअल जो प्राइस है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट,
जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे टी का जो नॉर्मल प्राइस है वो 10 रुपये कप है, ठीक है, कॉफ़ी का जो नॉर्मल प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप सोचते हो कि पैसे हमारे पास ज़्यादा है नहीं, हम रोज़ चाय पी रहे थे, ठीक है। तो चाय वाले ने देखा कि भाई चाय की तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसने क्या किया कि चाय का प्राइस जो है वो 20 रुपये कर दिया, ठीक है। पैसे आपके पास अभी भी उतने 20 रुपये ही है। तो कॉफ़ी पीने का शौक तो आपको था, लेकिन क्योंकि बहुत महंगा था इसलिए आप चाय पी रहे थे। तो जब इसने 20 रुपये कर ही दिया तो 20 रुपये चाय पे इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर तो कॉफ़ी पी लें, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि दो चीज़ें जो कि आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक के बिना दूसरा जो है अधूरा है। जैसे कि टी एंड शुगर, ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है, चल जाएगा काम लेकिन, ठीक है, क्योंकि कई फीकी चाय भी पी सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है पेन एंड इंक, इंक नहीं है तो पेन किस काम का है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो पेट्रोल एंड बाइक का, ठीक है, पेट्रोल नहीं है तो बाइक कैसे चलेगा। तो इसको कहते हैं साथियों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसकी खासियत ये है कि कहते हैं कि अगर प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो जो दूसरी चीज़ है उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी पेट्रोल के प्राइसेस मान लो कि 500 रुपये लीटर हो जाता है, ठीक है, तो लोग बाइक खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, सारा पैसा पेट्रोल डलाने में लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है साथियों नॉर्मल गुड्स। देखो, नॉर्मल गुड्स नाम में ही नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लग्जरी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। जैसे देखो, नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है कि इन चीज़ों के लिए जो डिमांड है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इसके लिए डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे ऑर्डिनरी टीवी। तो देखो, अब जैसे मान लो कि एक बिल्कुल ही गरीब इंसान है, ठीक है, जिसने कभी ज़िंदगी में टीवी देखा ही नहीं है, तो जैसे जैसे वो पैसा कमाना शुरू करेगा तो पहला इन्वेस्टमेंट किस में करेगा, वो टीवी पे ही तो करेगा ना। जिसको क्या कहते हैं, ये नॉर्मल गुड्स है, और है तो नॉर्मल ही अगर देखा जाए। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कुछ लोगों के लिए लग्जरी भी हो सकता है जिसने कभी देखा नहीं, इसीलिए इसको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जो इनकम के इंक्रीज होने पे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद होता है इन्फीरियर गुड्स। नाम से ही क्लियर है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इस पे इन्वेस्टमेंट जो है आप कम कर दोगे, इसके लिए डिमांड जो है आप कम कर दोगे। एग्जाम्पल हो गया कैरोसिन, ठीक है। जैसे मानो कि कोई गरीब इंसान है, ठीक है, वो कैरोसिन पे अपना खाना बनाता है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो obvious सी बात है कि वो एलपीजी कनेक्शन लेगा ना, वो कैरोसिन वाला स्टोव थोड़ी जलाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। उसके बाद साथियों कुछ आते हैं नेसेसरी गुड्स, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर हो गया। कंफर्ट गुड्स क्या होते हैं, जो कि आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपकी लाइफ को और ईजी करते हैं, जैसे कि टीवी, फैन, एसी हो गया। लग्जरी आइटम्स क्या होते हैं, जैसे ज्वेलरी आइटम्स, ये सभी तो पता ही था, क्यों बता रहा हूँ आपको। चलो, तो इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स, ये भी क्लियर है नाम से ही। कैपिटल गुड्स, ये भी नाम से क्लियर है, क्लियर है नहीं है, चलो। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है साथियों मशीनरी, ठीक है, मशीन टूल्स, जिससे आप दूसरी नई चीज़ों को बनाते हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल मशीन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो कुछ होते हैं पब्लिक गुड्स। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चालू होते हैं। देखो, पब्लिक गुड्स पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिविल सर्विसेज में भी मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स, सरकारी गुड्स, इसके फीचर्स क्या हैं? पहला, नॉन राइवल, मतलब कि कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर एक पर्सन इसको यूज़ करता है तो दूसरी की अवेलेबिलिटी कम नहीं हो जाती। जैसे मान लो कि एक पब्लिक पार्क है, ठीक है, तो पब्लिक पार्क में एक बंदा जा रहा है तो एक पर्सन के जाने से कि क्या दूसरे के लिए वो पार्क कम हो गया? नहीं हुआ ना, मतलब नॉन राइवल है। नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब कि आप किसी को इसके बेनिफिट से अलग नहीं कर सकते, बेनिफिट सभी को मिलेगा। नॉन रिजेक्टेबल है, ठीक है। नॉन, देखो यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब हुआ कि जो भी डिजर्विंग लोग हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नॉन रिजेक्टेबल मतलब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि इसका यूज़ किसी ने नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद फ्री राइडिंग। फ्री राइडिंग का मतलब होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो तब भी इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पब्लिक पार्क है, ठीक है, अब सरकार ने पैसे आपसे थोड़ी मांगने हैं, तो अब ये कह के कि भाई तूने पैसा नहीं दिया तेरे को नहीं घुसने देंगे इस पार्क में, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा हमने कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि पब्लिक गुड्स के फीचर क्या है साथियों, तो आपने क्रैम कर लेना है ये कुछ शब्द, जैसे कि नॉन राइवल। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक गुड्स, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट और एलिमेंट ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे कि देखो नॉन राइवल तो होते हैं, आपने ये याद रखना है, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, नॉन रिजेक्टेबल होते हैं, फ्री राइडिंग,
ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखना है। अगर ये 4 पॉइंट्स आपने एग्जाम तक याद रख लिए, अगर पब्लिक गुड्स से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब हम देखते हैं कि ये प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। तो देखो, प्राइवेट गुड्स जो है ये राइवल है, मतलब कि एक पर्सन के कंजम्पशन जो है वो दूसरे की अवेलेबिलिटी के लिए उस प्रोडक्ट के कम कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, उसके पास आपने मान लो बिस्किट परचेज़ करने हैं, ठीक है, उसके पास 10 बिस्किट पड़े हुए हैं, ठीक है, आप जाते हो, एक आपने खरीद लिया, कितने बचे? 9। ठीक है, हमने पिछले पब्लिक गुड्स में देखा कि वो नॉन राइवल होते हैं। आप किसी पार्क में जाते हो, पार्क में घूम फिर के आ गए, पार्क पहले भी एक था, अभी भी एक ही है, वो कम हुआ? नहीं हुआ ना। तो मतलब कि वो नॉन राइवल था, लेकिन ये राइवल है। ऐसी चीज़ें जो कि एक पर्सन के यूज़ करने से उसका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये रिजेक्टेबल है। कैसे? शॉपकीपर के पास गया बिस्किट खरीदने, वो क्या कहेगा कि पैसा दो जी, 10 रुपये का है। आपने कहा पैसा नहीं है, तो वो कहेगा फिर बिस्कुट भी नहीं है, जाइए इधर से। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडेड इन फ्री मार्केट। ठीक है, तो इसको फ्री मार्केट बेचा जाता है। पब्लिक गुड्स को कहाँ बेचा जाता है भैया? नहीं बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें होता है, पिछले में नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, या तो आप ये खरीद लो या ये खरीद लो। इसको अगर आप नहीं खरीदते हो तो इसको अगर आप खरीदते हो तो ये ना मिलना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक गुड्स की, तो वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आपके पास एक ही है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे अगर प्राइसेस बढ़ते हैं किसी प्रोडक्ट के तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड से ओपोजिट होता है साथियों, आपने याद रखना है। यहाँ पे आप ऐसे समझो कि आप एक सेलर हो, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है मान लो, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, आप कोई चीज़ बनाते हो, ठीक है, मान लो आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी जो डिमांड है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? ये ऑपोजिट है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ना किसी प्रोडक्ट के लिए, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है, आप ऐसे समझो, आप एक बिजनेस पर्सन हो, आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो, तो अगर आपके मोबाइल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा मोबाइल सप्लाई करोगे ना। ठीक है, प्राइसेस कम हो जाएगा तो कम बेचोगे, आपको प्रॉफिट ही आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है साथियों लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसके बाद की जो क्लासेस हैं वहाँ पे कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में इतनी ही चीज़ें थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम जो इकोनॉमिक्स के जो कोर टॉपिक्स हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।